तो जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सबको जीजीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे और बेहतरीन होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। इस एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, तो हमने बोला था एक दिन पहले कि सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, है ना, जो पिछले वाले क्लास में। आज हम लोग पूरे के पूरे सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो जो भी लेकर के आए हैं, एग्ज़ाम जो 2009 से करीब पूछा गया है क्वेश्चन, वो सारे की सारे चीज़ें लेकर आए हैं सिर्फ हिंदी में। और ये सब्जेक्टिव देखने के बाद लमसम ना के बराबर पूछे, मतलब सारा के सारा यहाँ से, बाकी और चीज़ें नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा और उम्मीद है बेहतर लगेगा और आप लोग सब्जेक्टिव को देख पाइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग करते हैं स्टार्ट। और आज जो हम लोग लेकर आए हैं वो पूरे के पूरे हम लोग गेस पेपर यानी गेस मॉडल के आधार पर आप लोग को क्वेश्चन लेकर के आए हैं। समझ में आ रहा है? गेट्स कनेक्शन से जो परीक्षा में पूछे गया है ना, क्या किया गया है, परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला नंबर हमारे क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हुए हम बताते हैं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, है ना, एंड वीडियोज को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, तो कहता है कि जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। समझ में आ रहा है? तो कहता है कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष माना जाता है। समझ में आ रहा है? जाति प्रथा ही जो है हमारी बेरोजगारी का प्रमुख पात्र माना जाता है, क्योंकि एक जाति दूसरे जाति वाले काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप एक जाति में हैं, जैसे आप ठाकुर हैं तो बाल ही काट सकते हैं, यादव है तो दूध ही दूह सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। अगर कुम्हार हैं तो आप मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो इसी से कहता है कि चूंकि मानव जिस जाति के में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार, समझ में आ रहा है ना, जिस प्रकार से माता पिता कर रहे हैं उसी प्रकार से पेशे के अनुसार, है ना, जीवन कहता है जीवन भर के लिए उसी पेशे में बन जाता है। वह मन पसंद कार्य करना चाहता है। लोग तो चाहता है कि हम भाई दूसरे काम को करें, बाकी समाज उसे करना नहीं देता है और जाति के नाम पे उसे काम बांट दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो कहता है ये कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश के विकास नहीं कर पाता है। कहता है कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा का तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। समझ में आ रहा है? ये जो क्वेश्चन जो आप लोगों ने दिख रहा है ना, ये जो है जाति प्रथा तो हमारे हिंदी का पहले ही लेसन से ही दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को आएगा एग्जाम में तो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आपकी दृष्टि में 20 के, है ना, जाइए थोड़ा सा, है ना, आपकी दृष्टि में, हाँ, कहता है आपकी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है ना, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, माने नायक कौन है। समझ में आ रहा है? नायक कौन है? कहता है कि हम लोग की नजर में कहानी का नायक मदन हो, है ना, यानी कि 20 के दांत में दो ही पात्र सबसे फेमस होता है, एक होता है मदन और दूसरा होता है कासू। समझ में आ रहा है? ये दो पात्र जो रहते हैं ये इन्हीं पे कहानी है और उसमें नायक का काम करता है वो है हमारे मदन जी, है ना। कहता है चूंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई कांड करता है वही नायक कहलाता है ना, वही नायक माना जाता है। एक दिन की बात है जब मदन कुछ, है ना, कहता है आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। कहता है उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। समझ में आ रहा है? एक दिन का बात है जब मदन कुछ आवारों लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा होता है, तभी कासू आकर के कहता है कि लट्टू हम भी नचाएंगे। तो कहता है कि तब जब उसने मदन के द्वारा माना कर दिया जाता है तो कहता है कि 4 घूंसा खोखा ने जमा देता है। जो कासू है, खोखा है, वो 4 घूंसा मदन को दे देता है। कहता है कि उसके बाद मदन भी कासू को 2 दांत मार के तोड़ देता है ना, ले। मतलब वो जो है पहले
कासू मारता है 2 पैर, ये रंगदार आपको कहते 4 फेर। समझ में आ रहा है ना। और इसी के साथ और कहता है कि मदन एक, ये कितना दांत तोड़ देता है ना, ये 2 दांत तोड़ देता है। और उसी के साथ कहता है कि मदन एक ईमानदार और कहता है स्वाभिमानी बालक था, अतः कहानी का नायक जो है वो मदन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, मदन को नायक क्यों बनाया गया। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को होता है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है कहता है कि लेखक मैक्स मुलर के दृष्टि है ना, दृष्टि से सच्चे है ना, कहता है कि भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, और क्यों। कहता है लेखक के दृष्टि के में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, कहाँ हो सकते हैं, तो भारत के गांव में हो सकता है सच्चे भारत का दर्शन। कहता है क्योंकि भारत में ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारतीय निहित होता है। समझ में आ रहा है ना, गांव के लोगों में सच्चा है ना, एकदम संस्कारी निहित होता है। कहता है कि भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कूट कर भरा होता है, कूट कूट कर भरा होता है। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है, गांव की अपेक्षा शहर ज्यादा प्रदूषित होता है। उस लोग कहते हैं ना कि शहर का दावा और गांव की हवा है ना, तो सारी चीजें रहती है। और कहता है और शहरों में लोग सिर्फ अपने मतलब का है ना, अपने मतलब से काम ही रखते हैं, दूसरा का मतलब तो कोई जानता ही नहीं। कहता है कि शहरी लोगों को सहयोग की भावना नहीं होती। अतः लेखक का कहना है कि बिल्कुल उचित है कि उचित यही है कि जो है सच्चे भारत का दर्शन, सच्चे लोग जो है सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, वो हमारी गांव में हो सकता है। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षा का ध्येय गांधी जी को क्या मानते हैं ना, शिक्षा का ध्येय गांधी जी को क्या मानते हैं। कहता है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, कहता है कि बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए है ना, प्रकट किया जाए। या कहता है कि पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत ही नहीं हो सकता, पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत ही नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना। बाकी कहता है कुआ आदि भी नहीं। कहता है इसलिए गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को कोई उपयोगी कहता है दस्तकारी सिखाई जाए। समझ में आ रहा है ना, पढ़ाई लिखाई का भी अंत हो ही नहीं सकता है, इसीलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए। जी कहता है कि और जिस क्षण से वह अपनी तांत्रिक तालीम शुरू करे उसी क्षण से उत्पादन का काम करने में योग बना दिया जाए। समझ में आ रहा है, जिस समय से वो एक लक्ष्य हो, जिस समय से वो थोड़ा सा बड़े हो और अपने लक्ष्य की ओर और अपने थोड़ा थोड़ा काम को बढ़ा दे। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना, अगला क्वेश्चन कहता है कि शानदार और कहता है लापदा किसका ना, शानदार लापदा किसका गिर आया है और क्यों मेरे बिना प्रभु है ना, शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दें। कहता है कि कवि के अनुसार भगवान महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान की है ना तड़ आधार होता है, लेकिन जब भक्ति रूपी आधार नहीं होती तो भगवान की पहचान भी मिट जाएगी, भगवान का लापदा अथवा नाम पहचानना सब गिर जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जब भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान किस काम की। भक्त कहता है कि जब प्रभु हम ही नहीं रहेंगे तो अब किस काम की। समझ में आ रहा है ना, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए ये कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा और वीडियो जो में बने हैं तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दिए करिए है ना, थोड़ा सा नया चैनल है हम लोग को। चलिए तो कहता है अगला क्वेश्चन कि कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने को क्या संदेश करता है, इसका क्या कारण हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या कारण हो सकता है। तो कहता है कि भारतीय समाज में यह मान्यता है कि जीव का 84 लाख योनियां
है ना 84 लाख योनियां हैं और मनुष्य की योनि अच्छे कर्म के बाद केवल एक बार ही मिलते हैं। कहता है इसलिए कभी अगले जन्म में मनुष्य होने की संदेह करता है। समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि मनुष्य जो है वो कितना, कहता है 84 लाख योनियां हैं जिसमें से एक मनुष्य है, और लेखक जो है वो मनुष्य में जन्म होने के लिए बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य में जो जन्म मिलता है वो सौभाग्य से ही मिलता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, अगले नंबर कहता है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दें। कहता है कि सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। जब सीखने का क्रम होता है, छोटा सा होता है, तो सीखने के क्रम में जब सीखना चाहता है बाकी विफल रह जाता है। समझ में आ रहा है ना। प्रयास जारी है बाकी हो नहीं पा रहा है, जाता है, तब पहली बार विफलता पर आंसू आ जाता है, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कहता है कि कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा है। आप पूरे परिश्रम के बाद एग्जाम दें और परिणाम अच्छा ना आए, है ना, तो थोड़ा सा दुखी होता है। इसी प्रकार बालक की बात किया जा रहा है। चलिए कहता है कि भारत ममता, है ना, भारत माता शीर्षक, कहता है कि भारत माता शीर्षक कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र दिखाता, खींचता है ना। कहता है कि प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता के रूपों को सविजनात्मक रूप से प्रदर्शित किया है और कहा है कि गांव के, है ना, बसने वाले भारत माता आज धूल धुरनिया वश श्यामला न रहकर उदासीन बन गई है। आज भी भारत माता का आंचल मैला हो गया है ना। कहता है कि गंगा जमुना जल के प्रदूषित हो गए हैं। आज भारत माता मिट्टी की उदासीनी हो गई है। आज भारत माता क्या हो चुकी है, मिट्टी की उदासीनी हो चुकी है। समझ में आ रहा है। चलिए कहता है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति के चित्रण प्रस्तुत कीजिए। कहता है लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। समझ में आ रहा है ना। कहता है उसका पति जो है कहाँ काम करता है, कलकत्ता में काम करता है, नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि उसका घर परिवार को नहीं चला पाता है। समझ में आ रहा है ना। ढाते विश्वास में जो लक्ष्मी पात्र है, इनके पति जी लक्ष्मण जो है वो कलकत्ता में काम करते हैं, और जो इनकम भेजते हैं, जो रुपया भेजते हैं, उनसे घर का पारिवारिक स्थिति नहीं चल पाती है। कहता हुआ तहसीलदार साहब के यहाँ, किनके यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ घर के पर, कहता है कि छोटे मोटे काम करने की किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। कहता है लक्ष्मी के पास एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर है। समझ में आ रहा है ना। बड़ा सा घर भी नहीं है, एक झोपड़ी नुमा घर है। कहता है किसी तरह जीवन, झोपड़ी नुमा घर है जो बांस एवं पुआल से बना हुआ है। लक्ष्मी के 4 संतान थे। समझ में आ रहा है। लक्ष्मी के कितने संतान थे, 4 संतान थे, जिसमें 2 बार बेटे, है ना, 2 बेटे एवं 2 बेटियां थी। लक्ष्मी के पूर्वजों एक द्वारा, है ना, एक द्वार छोड़ा गया है। समझ में आ रहा है। लक्ष्मी के पूर्वजों के द्वारा, है ना, छोड़ा गया है। कहता है लक्ष्मी के पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया है 1 बीघा खेत। कितना बीघा खेत, 1 बीघा खेत। ये का कमेंट कर रहा है, ये कहाँ के क्वेश्चन है, इंग्लैंड से है काज, अरे हिंदी के है ना, बर्निका वाले, ठीक है। तो कहता है किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई है, और कहता है कि वर्षा नहीं होने के अंकुर जल गए, तो कहीं कहीं धान सूख गए। समझ में आ रहा है ना। चलिए उम्मीदें हैं सेशन अच्छा लग रहा है। अगर हेल्पफुल लग रहा है कि भाई पूछ सकता है तो देखिए, वरना अपना देख लीजिए, है ना। हम तो सजेस्ट करेंगे, थोड़ा सा समय देख करके देख लीजिए ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा है, मंगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था। हाँ भाई, मंगम्मा को अपनी बहू के साथ लेकर किस बात के लिए विवाद था, है ना। कहता है एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते को
चढ़ दिया ना, उन्हें पीट दिया। समझ में आ रहा है ना। कहता है इस पर मगम्मा ने कहा, क्यों री राक्षसिनी, है ना, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। समझ में आ रहा है ना, क्यों पीट रही है। कहता है कि इस पर बहू ने मगम्मा को ना, समझ में आ रहा है, खरी खोटी सुना दिया। समझ में आ रहा है, देहाती स्टाइल में। तो कहता है सुना दिया। कहता है इस बात को लेकर मगम्मा को बहू के साथ विवाद था। समझ में आ रहा है ना, कि इसके साथ किस बात के लिए था। समझ में आ रहा है, अपने पोते जो पोता था, पोते को उसकी मम्मी ने ठुक ठकाई कर दिया था, है ना। मगम्मा को जो बहू है उसकी पोते को मारा था ना, ये बेचारी राक्षस है। चलिए अगला कहता है, अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषाएं लिखी जाती है। इसका जो पीडीएफ है आप लोग को जीजीएमपी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। जीजीएमपी ऑनलाइन क्लासेस मारिएगा तो, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। कहता है देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही, समझ में आ रहा है कितना, एवं भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है। समझ में आ रहा है ना, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में यह लिपि फैला हुआ है। समझ में आ रहा है, 2 नंबर में क्वेश्चन है भाई, और छोटा छोटा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। कहता है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है क्योंकि बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशल पूर्वक, है ना, कुशलता पूर्वक करता था। घर के सभी समस्याओं को आराम से, है ना, आराम से मिलाता था। कहता है किसी भी कार्य हेतु, कहता है सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। कहता है कि वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था। समझ में आ रहा है, बहादुर जब था तो सभी तरह के काम किया करता था, है ना। बाकी समझ में आ रहा है ना, कहानी के पात्र आप लोग देखे होंगे, अमरकांत, निर्मला, किशोर, है ना, ये सारी पात्र इनको इस कहानी में मिलेंगे, है ना। साथ रहते रहते सब में हिलमिल गया था, डांट फटकार के, है ना, बावजूद काम करते रहता था। वही सब, है ना, कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा हो रहा था। समझ में आ रहा है ना, चले जाने के बाद पछतावा हो रहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। ओ भाई साहब, बड़े को क्वेश्चन आ गया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन होता है। आगे कहा है कि राजनीति मूलों पर साहित्य के मूल अधिक स्थायी कैसे होते हैं, परंपरा के मूल्यांकन पाठ के अनुसार लिखिए ना। कहता है लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। कहता है इसी पुष्ट के अंग्रेजी कवि, है ना, कहता है टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता को चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य के वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य संग्रह को ध्वनि तरंग हमें आज भी सुनाई देती है, हृदय को आनंद, है ना, विलव कर देती है। कहता है कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य को पतन के बाद जब उसका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा, तभी शेक्सपियर, मिल्टन और शैली के विश्व संस्कृत के आकार में पूर्व की भांति जगमगाते नजर आएंगे। उसका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखों देखेगी। इस तरह राजनीतिक मूल्यों को, है ना, कालांतर नष्ट हो जाएगा, पर साहित्य के मूल्यों को अधिकार स्थायी हो जाएगा ना। साहित्य मूल्यों का जो है अधिक स्थायी हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। एवरीथिंग आप लोग को बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन था लंबा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आता है हमारा। कहता है अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या मानते हैं। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या मानते हैं। कहता है बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। समझ में आ रहा है, कितने वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उस समय कहता है विवाह करना महाराज अपनी सबसे बड़ी गलती मानते थे। समझ में आ रहा ना, कम समय में साधु हुआ भाई बर्बादी है ना। कहता है गलती मानते थे, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद
माँ ने घबरा कर जल्दी से शादी, है ना, जल्दी से शादी कर दी। शादी को अपने जीवन में नुकसानदेह मानते हैं। विवाह के वजह से ही महाराज जी नौकरी करते, है ना, करते रहे। समझ में आ रहा है ना, विवाह की वजह से ही जो बिरजू महाराज हैं वो नौकरी करते रहे। कहता है कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। कवि जो है गुरु नानक किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। तो कहते हैं कवि गुरु नानक जी है राम नाम के बिना, किसके बिना, राम नाम के बिना जगत में यहाँ जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। राम नाम के बिना, है ना, व्यतीत होने वाले जीवन केवल विष के भी भोग करता है, विष का भी भोग करता है। जो जैसा खाएगा वैसा उगलेगा, है ना, जो विष ही खाएगा वो विष ही उगलेगा, है ना। तो राम नाम के बिना जन्म लेना यहाँ व्यर्थ है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं ना। कहते हैं कवि कृष्ण को राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। उसके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्वक उस, कहता है, युगल के रम जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, उनके मन को देख करके, समझ में आ रहा है, मन को देख करके, मतलब एक बार, हालांकि जो कृष्ण जो है एक बार बांसुरी बजाया तो बांसुरी की दीवाना माई कहना ही नहीं है ना। इन्हें लगता है कि इस देह में मन, कहता है कि मन रूपी मणि कृष्ण को चुरा लिया है। जिसको देख लेते थे एक बार कृष्ण भगवान, समझिए कि चुरा ही लेते थे उनका दिल, है ना। चित्त चोर राधा कृष्ण, है ना, चित्त चोर राधा कृष्ण युगल जोड़ी लग चुका। अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चित्त रहित हो गया है, इसलिए चित्त हरने वाला कृष्ण को चोर कहा गया है। समझ में आ रहा है ना, जो कृष्ण है राधा को एक बार देख लेते हैं बेचारा, है ना, तो बेचारा बेचारी बेचैन हो गई है राधा, तो उन्हीं के लिए चित्त चोर कहा गया है। उनकी मोहनी मूरत मन को इस प्रकार चुरा लेती है कि कभी अपनी सुख को खो बैठते हैं। समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, खो बैठते हैं। चलिए आगे कहता है कि प्रज्वलित क्षण की, कहता है, दोपहरिया से कवि का क्या आशय है ना, आशय है। कहता है हिरोशिमा में जब बम परवाह हुआ, तो कहता है हिरोशिमा पे जब बम गिराया गया था ना, एक बार हिरोशिमा पे, एक बार नागासाकी पे, है ना, ये सारे चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो कहा है कि जब बम प्रवाह हुआ तो कहता है कि प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकलना और वह चारों तरफ फैल गया। इस कहता है प्रत्याशित प्रवाह से हिरोशिमा के लोग, कहता है, हतप्रभ रह गए। उन्हें सोचने का अवसर नहीं मिला, कोई भी सोचने का अवसर नहीं मिला था, और वो समझिए कि सोते चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाले दोपहर आज के क्षण में ही उपस्थित हो गया। बम के, कहता है कि प्रज्वलित अग्नि एक क्षण के लिए ही दोपहर, कहता है कि दोपहर दृष्टि प्रस्तुत कर दिया, जिसे कवि के द्वारा, कहता है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरिया कहा गया। समझ में आ रहा, बम गिरा तब दोपहरिया की तरह लगा कि सारा जो एक एक दिन करके दोपहरिया आने वाला था वो सब दोपहरिया एक ही साथ आ गया, और इसीलिए जो है दोपहरिया को कवि को आश्चर्य करता है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कवि रेनर मारिए रील के किसको कैसा सुख देते हैं, है ना, कैसा सुख देते हैं। कवि कहते हैं कि भक्त भगवान की कृपा दृष्टि, है ना, संध्या है। कवि कहते हैं कि नरम कपोलों पर जब भगवान की, कहता है, कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान की सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान को, कहता है, कृपात्र, है ना, कृपा पात्र होता है, और भक्त रूपहीन पात्रों में भगवान की सुखी होता है। समझ में आ रहा है। चलिए भाई फिर उसी अंदाज में
कहता है कासू और मदन के झगड़े को कारण क्या था, बताइएगा इसका क्या था। पूरा पूरा टाइपेड है और आप लोग सेशन को देख रहे हैं तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, इस सब्जेक्टिव करवाया जा रहा है ना। तो कह रहा है कि हिंदी साहित्य के महान, है ना, नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े और मूल कारण लट्टू के खेल को माना जाता है। कहता है क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी छूने की, है ना, छूने दिया गया तथा उसे धकेला गया था, समझ में आ रहा है। जब मदन जो है वो सेन साहब की गाड़ी को टच करता है, उसके ड्राइवर द्वारा धकेला जाता है, समझ में आ रहा है ना, धकेल दिया जाता है, दिया गया। इस बात को लेकर मदन को भी कासू को लट्टू खिलाने के से इकार कर दिया, जिससे कासू और मदन के बीच में झगड़ा होने लगा और दो दांत कड़ाकर तोड़ भी दिए थे, है ना। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है बताइएगा। कहता है नृत्य के शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां कितने संपर्क में आए, है ना, किनके संपर्क में आए। नृत्य के शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज ने निर्मला जी के स्कूल दिल्ली में हिंदुस्तान डांस एकेडमी, है ना, कहता है कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक से जुड़े, वहां से कपिला जी, समझ में आ रहा है कौन, कपिला जी, लीला जी, कृपनाली आदि से संपर्क में आए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है गांधी जी, है ना, बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी के अनुसार कहता है कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है। कहता है वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षरों को ज्ञान के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन में संग्राम के प्रेम का घिरना, है ना, प्रेम से गिरना, सत्य और असत्य की कष्ट सहन की, हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे, समझ में आ रहा है ना। पढ़ाई के साथ उनको अलग तरीका के भी कॉन्फिडेंस दिया जाए। कहता है कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और कहाँ मिलते हैं, समझ में आ रहा है। कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और कहाँ मिलते हैं, क्लियर है। तो कहता है कवि की दृष्टि में आपके देवता, है ना, कहता है आपके देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर किसान, वे पत्थर तोड़ते हुए सड़क या खेतों खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। किसान ही भारत के मेरुदंड है, समझ में आ रहा है, अंग है, रीढ़ है, समझ में आ रहा है ना, शरीर की रीढ़, इसे स्पाइनल कोड बोला जाता है ना। कहता है कि जेठ की जो दोपहरिया रहता है, तब तपाती धूप, है ना, दोपहरिया हो गया, ठंडा की सर्दी, समझ में आ रहा है, जो ठंड की सर्दी अभी का मौसम चल रहा है, या फिर भी मूसलाधार वर्षा हो, सभी में आज के देवता बिना थके हुए जो किसान हैं खेतों और खलिहानों में डटे हुए एकदम मिलते हैं, समझ में आ रहा। आज के देवता वही हैं, किसान जो सबके अनाज दे करके अपने पेट को आपके पेटों को चला रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। कहता है गांधी जी किस तरह के सामंजस्य के भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्यों कहता है कि गांधी जी भी कहता है कि भीतर संस्कृतियों की सामंजस्य भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भीतर संस्कृतियों को सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं के भी भारतीय जीवन के प्रभावित हुई है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि सामंजस्य कहता है सामंजस्य जो है कुदरती और तौर के स्वदेशी ढंग का होगा, है ना, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो कहता है हिरोशिमा में मनुष्य की
साखी के रूप में क्या है? कहता आज भी हिरोशिमा में साखी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में कहता है जहां तहां कहता है जले हुए पत्थर, दीवार पड़ी हुई, यहाँ तक कि पत्थर पर कहता है कि टूटी फटी सड़क पर, घर कहता है घर की दीवारों पर, और कहता है लाश की निशान पर, है ना, लाश के निशान पर छाया के रूप में झांसी है। समझ में आ रहा है ना? कहा है झांसी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको कहा होने वाला है, कहता शिक्षा का अध्यय गांधी जी को क्यों मानते हैं और क्यों? कहता है गांधी जी शिक्षा का ध्येय, है ना, शिक्षा का ध्येय कहता है चरित्र निर्माण को मानते हैं। उनके विचार मध्य से मनुष्य को साहस से शिक्षा के बल कहता है कि सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक कहता है कि उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्तियों के हाथों में समाजों को संगठन काम आसानी से सौंपा जा सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कवि ब्रेन डंगवाल किन अत्याचारियों को जिक्र करते हुए और क्यों करते हैं? कहता है कवि यहाँ उन अत्याचारियों को जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी यानी आराम पसंद जीवन के लाभ उठाते हैं। समाज को एक वर्ग जो ऐसा अपने कहता है कि अपने जिंदगी में आराम आपको ढाल देता है, उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं और इस अवस्था के अत्याचार करने का बाह्य और आंतरिक सभी साधनों जुड़ा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घर शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने का बात करता है और क्यों? घर शहर और देश के बाद नदियां, तालाब, भोजन, जंगल, मनुष्य बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियां, हवा कहता है अत्र कहता है फल फूल कहता है कि जीवन दायक, इसलिए रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य का स्वास्थ्य की रक्षा नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? किसको? नदियां को बचाना है नाला हो जाने से, हवा को बचाना है गंदा हो जाने से, भोजन को बचाना है प्रदूषित हो जाने से, ये सारी चीजें पढ़ना था। समझ में आ रहा है ना? नहीं बचाइएगा तो आपकी जीवन भी खतरा में आ जाएगी। कहता हो सकती है अतः नदियां, हवा, भोजन, जंगल, मनुष्य के बचाना बहुत ही जरूरी है। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मनुष्य की छाया कहता है कि छायाएं कहाँ है कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? कहता है मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सब ओर, है ना, दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहां तहां घर की दीवारों पर मनुष्य की छायाएं मिलती है। कहता है टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर सभी दिशाओं में छायाएं प्राप्त होती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश के संपूर्ण दिशाओं पर पड़ता है, उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रवाह से मरने वाले छत तह पड़ हुई विचित लाशें विभिन्न दिशाओं में जहां, है ना, कहता है कि जहां स्वरूप, परंतु लाशों के छाया छोटे छोटे टुकड़ों में फैली होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है। समझ में आ रहा है ना? दिशाहीन छाया कही गई है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर कहता है दही वाली मंगम्मा में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? समझ में आ रहा है? कहता है बहू ने मंगम्मा को मनाने के लिए षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उसने अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेजा। समझ में आ रहा? भेज दिया बेटा दादी के पास, यानी कि मंगम्मा के पास, और आए बेटा और बहू की मंगम्मा की
दिन एक फिर लगा, कतः रहने करके जिद, कहा उस दिन हमसे गलती हो गई, यह कहकर माफी मांग कर मना लिया। समझ में आ रहा है ना, मना लिया था मगम्मा को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या होता है। चलिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को थोड़ा सा भाई लाइक कर देना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि आपकी और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। कहता है देवनागरी लिपि के अक्षरों को स्थिरता कैसे आई। कहता है कि करीब 200 सदी कहता है कि पहली बार इस लिपि को टाइप बनने और इसमें पुस्तकों छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका उत्तर बताइएगा। कहता है नाखून बार बार, है ना, मनुष्य का नाखून बार बार क्यों अटता है। कहता है मनुष्य निखरत भाग, कहता है सभ्य होने के लिए, कहता है कि प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशुओं को एक समान थे। जो पहले के जमाना था, मानव एवं पशु एक समान हुआ करता था। कहता है कि नाखून अस्त्र थे, मानव के लिए नाखून क्या था, अस्त्र था। लेकिन जैसे जैसे मानवीय का विकास तेजी से होती गई और मनुष्य पशु से भिन्न होता गया, मतलब छूटता गया, उनके अस्त्र शस्त्र समता संस्कृति के नियंत्रण नवीनता आती गई, वह पुरानी जीवन शैली में कहता है परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप लगा, इसमें कहता है न्यायपन लाने, इसमें संवारने एवं पशुओं के भिन्न दिखने हेतु नाखून को मनुष्य काट देता है। समझ में आ रहा है ना। चलो भाई लंबा क्लास हो रहा है आज, चलो। कहता है लेखक को क्या लगता कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। कहता है लेखक महोदय सभी भाई और रिश्तेदार को ऊंचे पद पर थे, सभी भाई रिश्तेदार थे, ऊंचे पद पर थे, इसलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर था। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदार का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर कहता है ईसायु हो गई, माने जलने लगी। और कहता है इसके बाद घर के नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। कहता है उसके बाद लेखक महोदय को लगा कि नौकर रखना अब बहुत जरूरी हो गया है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बताइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए बताइएगा, अभी ये है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है। कहता है बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। कहता है कि जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब महाराज जी जीवन का सबसे बड़ा दुखद समय हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि दसवां किया जा सके। इसके कहता है इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए थे। समझ में आ रहा है ना। सबसे दुखमय जीवन बताया जा रहा है 10 दिनों के अंदर, है ना, 2 प्रोग्राम किए। उन्हीं 2 प्रोग्राम से कितने मिले, 500 रुपए इकट्ठा हुए, तब 10वां और 13वां हो पाया। और साथ ही साथ बिरजू महाराज काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहे कि कहीं उन्हें 50 रुपये का भी काम मिल जाए, अच्छा कहते तो अच्छा रहेगा। तो यह समय पंडित बिरजू महाराज के लिए कहता है उनके जीवन का सबसे दुखदायी समय था। समझ में, सबसे दुखदायी समय था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा रफ्तार धरिएगा क्योंकि समय बहुत होने वाला है ना। कहता है कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने का संभावना व्यक्त करते हैं। कवि को अपने मृत भूमि प्रेम की विलह अर्थात अशांत होकर चिड़िया, कावा, हंस, उल्लू, सारस बनने की पुनः बंगला की धरती पर अवतरित होने की बात करते हैं, यानी बंगला की धरती पे आने की बात करते हैं।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। कहता है सीता की, है ना, कहता है सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी, है ना, किस खेल से मिलती जुलती थी। कहता है सीता की स्थिति बच्चों की माई माई रोटी दे, समझ में आ रहा है, माई माई रोटी दे वाली खेल से मिलती जुलती है, समझ में आ रहा है ना। कहता है कि बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात, है ना, एक ही बात करता बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से खेल हुआ करता था कि माई माई रोटी दे, और सारे लोग बैठ जाते थे और एक एक लोग के पास जाइए और कहिए कि माई माई रोटी दे। यही हमारे सीता जी का हाल था, समझ में आ रहा है ना। कहता है कि माई माई रोटी दे, उसे उत्तर मिलता था कि घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता सोचती कि बिल्कुल यही स्थिति मेरे, मैं भी इसी भिखारी जैसी हूँ। महीने होते ही बेटा कह देता है कि माई यह घर छोड़ और दूसरे घर जा, समझ में आ रहा है। और मैं खाना, कहता है खाना हो जाती ही कहता है हूँ आगे, है ना, वाले घर में के लिए वहां भी महीने पूरे होते ही वहां आदेश सुनाई देता है कि यहाँ घर छोड़ दूसरे घर जा, समझ में आ रहा है ना। ये स्थिति सीता की थी, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, है ना, किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। किसका बात, जातिवाद का पोषक। कहता है भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग शिक्षित होकर भी जात पात छूत की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप ही है, समझ में आ रहा है ना। श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा का दूसरा रूप ही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है धर्म की, है ना, धर्म की दृष्टि से भारत का कहता है कि महत्व है। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव उसके कहता है कि प्रकृति विकास तथा उनके कहता है कि अपरिहार्य यानी क्षयमान रूप को प्रत्यक्ष या परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म के भूमि है, बौद्ध धर्म के कि यह कहता है कि शरण स्थलीय है। आज भी यहाँ नृत्य के नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्रों में भी विश्व को कहता है आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है, समझ में आ रहा है, एक महत्वपूर्ण देश है। चलिए इसका खूबसूरत सा उत्तर क्या हो जाने वाला है बताइएगा। चलिए खूबसूरत सा उत्तर क्या हो जाने वाला है। कहता है रंगरप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। कहता है रंगरप्पा मंगम्मा के गांव का ही एक आवारा और जुआरी लड़का था। कैसा था, एक आवारा एवं जुआरी लड़का था। मंगम्मा का ही उम्र का था और वह शौकीन कहता है तबीयत का था। कैसा था, शौकीन तबीयत का था। वह मंगम्मा से उधार पैसे चाहता था, समझ में आ रहा, क्या करता था, मंगम्मा से उधार पैसा चाहता था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको क्या कहता है। कहता है माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी। कहता है कि माँ को ममता समुद्र कहा जाता है, अतः माँ की ममता मंगू के लिए बाकी परिवार के अत्यंत सदस्यों से अलग और ज्यादा थी। माँ अस्पताल को गाय का गौशाला जैसे समझती थी। माँ समझती थी कि अस्पताल में कौन उसकी ठीक प्रकार से देखभाल करेगा और कौन भोजन कराएगा और कहता है कि कौन उसे साथ सुलाएगा, कौन उसके पेशाब भींगे हुए बिस्तर को बदलेगा। कहता है पागल खाने में तो एक से एक पागल होते हैं। कहता है इसे रक्षा कौन कर सकता। इन्हीं कारणों से मंगू, है ना, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी, समझ में आ रहा है ना, नहीं करना चाहती थी। चलिए
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए यहीं पे पढ़ते हैं। कहता है अक्षर अक्षर ज्ञान कविता में का वितरण स्पष्ट करे। कहता प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षरों का बोध कहता साकार रूप से चित्रित करते हुए कहती है कि का को लिखे कहता लिखने में अभ्यास पुस्तक का चौखट छोटा है ना, चौखट छोटा पड़ जाता है। मतलब चौखट छोटा का मतलब है ना ये वाला पूरा इससे पार हो जाना, समझ आ रहा है ना, ये छोटा बच्चा में होता था। कहता है कर्म प्राप्त भी इसी प्रकार परम में कहता है कि परम में विचलन भरा है ना, भरा होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। कहता है कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्षा की कहता है वृक्ष मनुष्यता को परिवर्तन है ना, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह एक प्राचीन काल के मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है कि रक्षक है। समझ में आ रहा है ना। इन्हीं बातों को चिंतन करते हुए कवि वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हो जाने वाला है, कहता है कि लेखक ने नया कहता है सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्यों उचित, लेखक के अभिप्राय स्पष्ट करें। तो कहता है कि लेखक ने नया सिकंदर भारत के आने वाले कहता है नवगंतुक है ना अन्वेष को पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। और ऐसा कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। जैसे सर विलियम जोन्स ने कोलकाता पहुंचने के बाद इतिहास और साहित्य के क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक शासन का काम, उसी प्रकार आज भी भारत कहता है कि भारतीयता को निकट से जानने की नवीन स्वप्रदेशियों को आज भी सिकंदर कहना अति शयोक्ति नहीं है, यह उचित है। समझ में आ रहा है, यह उचित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, कहता है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनकर सो गया, व्याख्या करे। कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारा पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ के काव्य खंड के हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक सच्चिदानंद जी हैं। लेखक इस पंक्ति में माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मानव जिस बमों को अपना आदर्श मानता था, वह कहता है कि सूर्य रूपी बम मानव का विनाश करके मानव को ही मोम की तरह है ना पिघला दिया। मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव के ही भाव भाव बदल कर मिटा दिया। समझ में आ रहा है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, बताइएगा इसका खूबसूरत आंसर क्या हो जाने वाला है। इसका आंसर टाइप है भाई, बताइए। इसका कहता है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही है। कहता सीता अपने पति के मरते ही घर में स्थिति दयनीय हो गई है। कहता है कि भाइयों में आपसी भेद उत्पन्न हो गई है, केवल अपनी कहता है पत्नी और संतानों का ही सिमट गए हैं। कहता है कि माँ की देख रेख भरण पोषण के लिए तीनों भाइयों ने एक महीने का कहता है कि भान बांध लिया है ना। सीता किसी भी बेटे को साथ रहती है तो कहता है कि अंत मन से दुखी ही रहती है। कहता है बहुओं की कड़वी बातें उन्हें चुभती रहती है। अपने ही संतान से आज वह कहता है
विच्युत हो गई है, अपने मन की कहता है व्यथा किसी से वह कह नहीं सकती। यही कारण है कि अपने ही घर में वह घुटन महसूस कर रही है। क्लियर है कि अपने ही घरों में क्या कर रही है, घुटन महसूस कर रही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए कहता है कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, है ना। कहता है कि कवि अपने आंसुओं को अपने प्रेमिका सुजान के यहाँ, कहाँ, सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सुजान ही कवि के पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। कहता है कोई और नहीं, इसलिए कवि कहता है कि आकांक्षा है कि मेरी पीड़ा सुजान के आंगनों में, है ना, आंगनों में तक पहुंचाकर, है ना, परोपकारित मेघ मेरी पीड़ा को कम करने में मदद कर दे, है ना, मदद कर दे। चलिए कहा है हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। कहता है कवि राम नाम ही महिमा के बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर, है ना, बढ़कर अंत कोई धर्म साधन नहीं, भगवान कीर्तन से प्राप्त, है ना, कहता है परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण, डूब जाना, हरि कीर्तन में रस जाना और कीर्तन के उत्साह से परमानंद की अनुभूति करना, श्री हरि रस की इसी रस पान की जीव का ध्यान हो सकता है। क्या कर सकता है, जीव का ध्यान हो सकता है। चलिए सेशन को इतना सारा लंबा बनाया गया है, तो आप लोग सेशन में होंगे तो थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। कहता है खोखा किन मामलों का अपवाद था। ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन होता है, ठीक है। कहता है इस कहानी में सुप्रसिद्ध लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी का, किसका, नलिन बिलोचन शर्मा जी का, है ना, का मानना है कि खोखा दुर्ललित स्वभाव के मामलाओं का अपवाद था। समझ में आ रहा है, ये जीवन का नियमों का अपवाद था, ना होने के बावजूद कोई आशा नहीं था कि ये होगा, बाकी फिर भी इसका जन्म होता है। वह बात बात में अपने बहनों पर हाथ उठा देता है। समझ में आ रहा है, हाथ बहनों पर अहाते के अंदर रहने वाले छोटे 2 बच्चों को अपने रौब में रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। समझ में आ रहा है, सचमुच ही प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। चलिए कह रहा है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था। यहाँ की जनता का कोई अधिकार नहीं था अपने ही घर में रहकर, है ना, पराये आदेश को मानना। कहता है कि व्यवस्था थी, कहता है कि परंपरा की बेड़ी में जकड़ी भारत माता चुपचाप अपने पुत्र पर, है ना, किए गए अत्याचार को देख रही है। भारत माँ के पुत्र, है ना, स्वतंत्र कहता है कि विचरण नहीं कर सकते थे, इसलिए कवि ने कहता है कि परंपरा को दर्शाते हुए, है ना, दर्शाते हुए मुखरित किया कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। भारत माता अपने घरों में प्रवासिनी बनी हुई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है परहित के लिए देह धारण कौन करता है। कहता है परहित के लिए ही कहता है देह मेघ धारण करता है। कौन करता है, मेघ धारण करता है। मेघ पर कहता है परोपकारी होता है, कहता है घूम घूम कर लोग हित के लिए, है ना, बरसाता है, इसलिए मेघ का एक नया नाम पराजय है। मेघ का एक नया नाम क्या है, पराजय है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए यहां ही तक है। कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है ना। कहता है कि जब वाणी ब्राह, है ना, अम्बड, कहता है अडवन,
वंडर संपत्र होकर राम नाम के त्याग कर देती है, तब वह नाम बीस के समान हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चारित ध्वनि है ना, काम कहता है कि काम क्रोध है ना, मन सेवा आदि से परिपूर्ण होती है ना, परिपूर्ण होती है। और बताइएगा इस सेशन कैसा लगा है ना। बहुत सारे अभी आप लोग को है ना, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सा टाइम हो गया है, बहुत सारा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। तो भाई समझ में आ रहा है ना, बहुत सारा है, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। और बताइएगा सेशन कैसा लगा, और अगर चैनल पर जुड़े हो तो भाई लाइक तो बनता है ना, लाइक कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। और इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।